आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सीटेट एग्जाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहाँ पे हम सीटेट की तैयारी करते हैं। पैडागोजी हो या कंटेंट की बात की जाए तो अभी आज जो आपका जो मैं लेकर आई हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आपका लास्ट मिनट रिविजन है इंग्लिश पैडागोजी का। इतने टाइम से हम इंग्लिश पैडागोजी के हर टॉपिक, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर या पैसेज या पोएट्री सॉल्विंग ट्रिक्स वगैरह हम देख रहे थे। आज मैं आपको लास्ट मिनट रिवीजन जो है कंप्लीट इंग्लिश पैडागोजी यानी संपूर्ण अंग्रेजी शिक्षा शास्त्र यहाँ पे आप देख रहे हैं वो आप करवाऊंगी। बस आप जाने से पहले इसे पढ़ लेंगे, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब तक जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है वो इसमें हम आज कवर करेंगे बहुत ही अच्छे से और थोड़ा सा फास्ट वे पे, ठीक है। तो ये जो वीडियो है आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। एक जिस्ट की तरह आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी जो अप्रोच हो वो क्वालिफाई करने की इंग्लिश पैडागोजी को वो अच्छी हो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 21 तारीख को है, इस लिहाज से सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, ठीक है। और इन 2 दिनों में आप इसे अच्छे से पढ़ के तैयारी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम है निर्मला साहू। मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। एज अ पीजीटी इंग्लिश टीचर मुझे कई सालों का टीचिंग में एक्सपीरियंस है। तो चलिए बिना समय गंवाए देखते हैं हम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये है आपका लास्ट मिनट रिवीजन है आपका अंग्रेजी शिक्षा शास्त्र का यानी इंग्लिश पैडागोजी का। हम बिल्कुल क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमारा लेसन ही शुरू होता है चैप्टर 1 लैंग्वेज से। भाषा आपको पता है संप्रेषण का एक माध्यम है। मतलब कि क्या है, जो साउंड जो हम बात कर रहे हैं, मैं अभी जो आपको समझा रही हूँ, बोल रही हूँ, हमारा जो कम्युनिकेशन है, संप्रेषण है साउंड के थ्रू और राइटिंग के थ्रू, उसे ही हम भाषा कहते हैं। भाषा क्या है? सिस्टम ऑफ साउंड एंड राइटिंग दैट ह्यूमन बींग यूज टू एक्सप्रेस देयर थॉट, आइडियाज एंड फीलिंग। जो भी विचार हैं, थॉट है, आइडिया हैं या इमोशंस होते हैं, भाव होते हैं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए साउंड के माध्यम से या राइटिंग, लिखित या मौखिक रूप से जो हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। तो अब देखिए भाषा के जो फीचर्स होते हैं वो है क्या क्या। लैंग्वेज इज सिम्बॉलिक, है ना, जो सिंबल्स के थ्रू हम एक्सप्रेशन के थ्रू और सिंबल्स के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं, संप्रेषण करते हैं। आर्बिट्ररी होता है, स्वच्छंद होता है। मतलब अगर ग्लास को ग्लास नाम दिया गया है, शुरू से चलता आ रहा है, तो बस वो उसके पीछे कोई लॉजिक रीजनिंग नहीं है, कोई इसका सिस्टमेटिक रूल नहीं होता है, वह स्वतंत्र है, स्वच्छंद है। अगर उस ग्लास को पहले टेबल नाम दे दिया जाता तो वही ग्लास टेबल के नाम से जाना जाता। स्वतंत्र है, इसीलिए कहा गया आर्बिट्ररी है। सिस्टमेटिक होता है, हाँ बिल्कुल। जो आप भाषा सीखते हैं साइंटिफिक वे पे, स्ट्रक्चर वगैरह उसका सीखते हैं, ग्रामर सीखते हैं, तो सिस्टमेटिक होता है ना। सोशल है, सामाजिक है, क्योंकि हम भाषा के माध्यम से ही अपनी जो बात है या अपने फीलिंग है, अपने थॉट है, विचार उन्हें व्यक्त कर पाते हैं, इसलिए ये सामाजिक होता है। समाज में हम भाषा के माध्यम से ही एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी हो गया। डायनामिक यानी कि बदलते रहता है, जैसे जैसे क्षेत्र बदलता है, जगह बदलती है, आपकी जो बोली है, भाषा है, वो बदल जाती है। भाषा क्या है? मीनिंगफुल है। लैंग्वेज इज मीनिंगफुल, मतलब अर्थपूर्ण होता है। कुछ भी आप शब्दों का इस्तेमाल करें जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है तो फिर संप्रेषण कैसे होगा, कम्युनिकेशन कैसे होगा, कोई आपकी बात को कैसे समझ पाएगा। इसलिए वो हमेशा अर्थपूर्ण होता है, मीनिंगफुल होता है। लैंग्वेज एक्ट एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि हमने पहले भी बोला कि कम्युनिकेशन का माध्यम होता है, संप्रेषण का माध्यम होता है। तो ये लैंग्वेज के क्या हैं, आपके फीचर्स हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल हम नहीं देखेंगे, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रिंसिपल देख लेते हैं, भाषा के क्या क्या सिद्धांत होते हैं। भाषा जो टीचिंग होती है ना, शिक्षण होती है, उसके क्या सिद्धांत होते हैं, भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो भाषा शिक्षण के क्या क्या सिद्धांत है? पहला है मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, मतलब कि आपकी जो रुचि अभिरुचि होती है बहुत प्रभावशील होती है। जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं होगा, आप प्रेरित नहीं होंगे, आप भाषा नहीं सीख सकते हैं। इमिटेशन होता है, अनुकरण करके सीखते हैं, ठीक है। जब हम छोटे होते हैं सब सुन सुन के ही सीखते हैं ना। हैबिट फॉर्मेशन, मतलब जैसे जैसे हमारी जो हैबिट है, हम रिपीटेशन और ड्रिल के माध्यम से हैबिट को फॉर्मेशन करते हैं, हैबिट का निर्माण करते हैं और सीखते जाते हैं। इसीलिए ये ड्रिल और प्रैक्टिस कहा गया है। एक्सरसाइज यानी अभ्यास और जो ड्रिल होती है, प्रैक्टिस होती है, उसके माध्यम से सीखते हैं। ओरल अप्रोच होता है, मौखिक रूप से हम भाषा का संप्रेषण करते हैं, ठीक है। लिखित रूप से ही करते हैं, लेकिन हमारा जो शुरुआत होता है भाषा का वो मौखिक रूप से ही होता है। जब बच्चा दुनिया में आता है पहले सुनता है, उसके बाद बोलता है, ये नहीं कि वो लिखने लग जाता है। नेचुरल ऑर्डर होता है। नेचुरल ऑर्डर क्या होता है? LSRW, पहले सुनता है, फिर बोलता है, स्पीकिंग, फिर रिटन, फिर राइटिंग, ठीक है। यूजिंग मदर टंग होगा यहाँ पे, ठीक है। प्रिंटिंग वो हो गया है यहाँ से। मदर टंग मतलब मातृभाषा का
इस्तेमाल करके हम बच्चों को भाषा सिखा सकते हैं, कई अलग अलग भाषा सिखा सकते हैं। पहले उनको मदर टंग के माध्यम से ही हम उनके जो टारगेट लैंग्वेज है उसमें सिखाएंगे, यही कहा गया उसका सिद्धांत है। सिलेक्शन ग्रेडेशन, मतलब सिलेक्शन ग्रेडेशन का मतलब है कि जिस लेवल पे है बच्चा, जो उसकी बुद्धि का स्तर है, जिस एज में है, उसके हिसाब से ग्रेडेशन किया जाता है। 2 साल का बच्चा है तो उसे उतने ही सेंटेंस, उतने ही वर्ड सिखाएंगे जो उसके बुद्धि का स्तर होगा। तो इसीलिए उसे सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन कहा गया है। साउंड प्रायोरिटी, सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण पे ध्यान देना होता है, यही उसका सिद्धांत होता है जब आप लैंग्वेज टीचिंग करते हैं, भाषाई शिक्षण करते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लैंग्वेज के अंतर्गत क्या 2 इंपॉर्टेंट चीज होती है जिससे भर के क्वेश्चन आते हैं, वो है लैंग्वेज लर्निंग, भाषा अधिगम, और भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन। तो अब ये यहाँ पर लैंग्वेज लर्निंग जो होती है, मतलब सीखना जो होता है वो थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, कॉन्शियस माइंड से सीखते हैं, जानबूझ के सीखते हैं, स्किल डेवलप करने के लिए, कई भाषा का जानकारी लेने के लिए आप सीखते हैं, इससे आपकी स्किल डेवलप होती है। फॉर्मल सिचुएशन यानी स्कूल या कोई क्लास लेकर करते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स या सिंटेक्स का उसमें इस्तेमाल होता है, उसे सीखते हैं। ठीक है, और भाषा सीखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, अब उस पर अपनी स्किल जो है डेवलप करने के लिए। वहीं एक्विजिशन की बात होती है तो प्रैक्टिकल नॉलेज, मतलब आप घर पे सुन सुन के सीख जाते हैं, अनकॉन्शियसली माइंड से एक्वायर कर लेते हैं, डेलिब्रेट कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता आपको। इनफॉर्मल सिचुएशन मतलब घर और आसपास के वातावरण से सीख जाते हैं सुन सुन के, ठीक है, अर्जन कर लेते हैं। डज नॉट यूज ग्रामेटिकल रूल्स, जब बच्चा ना घर में सुन सुन के बोलना सीखता है ना तो वो एकदम सही से ही अपने आप ही बोलना सीख जाता है, उसको कोई ग्रामर रूल्स नहीं सिखाया जाता है। पिक अप अ लैंग्वेज, मतलब कि लैंग्वेज को सुन के ही पिक कर लेते हैं अगर भाषा अर्जन की बात की जाए। अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे नॉम चॉम्स्की जी, जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 बातें कही हैं। उन्होंने थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में अपना बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया है। उन्होंने ही मतलब लैंग्वेज की जो थ्योरी है उसका विकास किया है, जिसमें उन्होंने LAD के बारे में कहा है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो होता है, जो हमारे ब्रेन में होता है, ठीक है, और हम जब पैदा होते ही हमारे अंदर वो इनेट क्वालिटी आ जाती है, इनेट एबिलिटी आ जाती है, हम ग्रामर के स्ट्रक्चर को हम अपने आप ही सीख जाते हैं। इसीलिए कोई भी भाषा को हम आसानी से सीख पाते हैं। इसीलिए यही जो इनेट एबिलिटी होती है ना ग्रामर के, बेसिक ग्रामर के रूल्स को एक्वायर करने की, उसे हम यूनिवर्सल ग्रामर कहते हैं। इसी के माध्यम से हम अन्य भाषाओं को जल्दी से, तेजी से सीख पाते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन में LAD होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ऑलरेडी होता है। ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे कि लैंग्वेज के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि ये आपका सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म की बात की जाए तो सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म क्या होता है, जब आप अपनी मातृभाषा को बोलना छोड़ के अगर दूसरी टारगेट लैंग्वेज जो होती है, जैसे अगर इंग्लिश की बात की जाए, उसको आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उस कारण से अपनी मातृभाषा को क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं, उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं, तो ये यहाँ पर सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म कहा जाता है। मतलब आपकी मदर टंग पे टारगेट लैंग्वेज इतनी हावी हो जाती है, उसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा होता है कि आप अपनी मदर टंग को ही नहीं इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। वो होता है आपका सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। कोड स्विचिंग की बात की जाए तो एक सेंटेंस को आपने इंग्लिश में बोला, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, और उससे फिर से आपने सेम सेंटेंस को बोला कि मुझे बहुत ज़ोरों से प्यास लगी है या मुझे पानी पीना है, तो ये आपका कोड स्विचिंग हो गया। कोड यहाँ पे लैंग्वेज की बात की जा रही है। एक भाषा से दूसरी भाषा में आप दूसरी भाषा में स्विच करते हैं, उसे कोड स्विचिंग कहते हैं। जैसे मैं अगर कह रही हूँ कि मुझे ये पसंद नहीं आया, आई डोंट लाइक दिस, सेम सेंटेंस को मैंने अलग भाषा में कहा, ये कोड स्विचिंग है। ठीक, कोड मिक्सिंग की बात की जाए अगर आप एक सेंटेंस में 2 भाषा के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि क्या बोलेंगे, हेलो आप कैसे हैं, आपने बोला हेलो, पहले इंग्लिश का वर्ड यूज किया, उसके बाद बोले आप कैसे हैं। अब आप यहाँ पे हिंदी बोल रहे हैं, हेलो आप कैसे हैं, तो हेलो आपका जो वर्ड है वो इंग्लिश हो गया और एक भाषा हो गया, एक कोड हो गया, और आप कैसे हैं दूसरा भाषा हो गया, दूसरा कोड हो गया। तो ये कोड मिक्सिंग है। एक सेंटेंस के अंतर्गत 2 भाषा के शब्दों का इस्तेमाल करना को कोड मिक्सिंग कहते हैं। वहीं अगर आप एक सेंटेंस को एक भाषा में बोल रहे हैं, उसी सेम सेंटेंस को दूसरी भाषा में बोल रहे हैं, तो वो कोड स्विचिंग हो जाता है। मल्टीलिंगुअलिज्म की बात की जाए तो बहुभाषिता होता है, मतलब
एक से अधिक भाषा का जिसे नॉलेज हो उसे मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं। मतलब ये जो क्लासरूम टीचिंग में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, अगर क्लासरूम टीचिंग में इसे रिसोर्स की तरह इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है क्लासरूम टीचिंग में। मतलब कि अगर एक क्लास में कई अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं और उन बच्चों की इस भाषा का इस्तेमाल करते हुए टीचर अगर क्लासरूम में टीचिंग कराए तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और ये असेट्स या रिसोर्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो असेट्स या रिसोर्स के तौर में कैसे यूज़ किया जाएगा मल्टीलिंगुअलिज्म को, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देख लेते हैं लैंग्वेज स्किल। तो 4 बेसिक स्किल होता है लैंग्वेज के, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, जो कि इंटीग्रेटेड एकीकृत तरीके में ही होना है। ऐसा नहीं है कि पहले राइटिंग सिखा रहे हैं फिर स्पीकिंग बोल रहे हैं, रीडिंग बोल रहे हैं और लिसनिंग बोल रहे हैं, नहीं। जो इसका जो फॉर्म होता है वो इसी तरह होता है। लिसनिंग होता है, बच्चा जब बॉर्न होता है तो पहले वो सुनता है, उसके बाद बोलना सीखता है, बाबा डाडा जैसे भी बोलता है, बेबलिंग कुइंग करता है जैसे, फिर मम्मा पापा पानी ये सब बोलता है, फिर रीडिंग करना सीखता है, देख के वो रीड करता है, उसके बाद राइटिंग सीखता है 4 से 5 साल के बाद। ठीक है, मतलब 4 से 5 साल के अंतर्गत वो राइटिंग करना सीख पाता है। तो इंटीग्रेटेड मैनर में ही, इसी मैनर में ही सिखाना चाहिए लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो। ठीक, नेक्स्ट हम इसके अंतर्गत देखते हैं लैंग्वेज स्किल के अंतर्गत प्रोडक्टिव स्किल, जिसे हम एक्टिव स्किल कहते हैं। यही क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि प्रोडक्टिव स्किल क्या होता है या एक्टिव स्किल क्या होता है। और एक होता है रिसेप्टिव स्किल या पैसिव स्किल। तो प्रोडक्टिव जो स्किल होता है मतलब आप प्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ, चाहे साउंड हो, चाहे राइटिंग के फॉर्म में हो, लिखित हो या मौखिक हो, अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो प्रोडक्टिव स्किल होता है या एक्टिव होता है, क्योंकि आपकी सेंसेस जो है इसमें इन्वॉल्व होती है, एंगेज होती है। स्पीकिंग की बात की जाए तो प्रोडक्टिव है जब आप कुछ स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं या कुछ बोलते हैं, अपने थॉट को एक्सप्रेस करते हैं, तो ये प्रोडक्टिव होता है क्योंकि इसमें साउंड प्रोड्यूस होता है, फोनेटिक जो कहते हैं हम, जिसे फोनेटिक जो होता है साउंड होता है। ठीक, और राइटिंग अगर आप करते हैं, किसी चीज के बारे में आप लिख रहे हैं, लिखित तौर पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें भी आपके थॉट्स, आपके शब्दों का इस्तेमाल होगा राइटिंग फॉर्म में, तो ये भी प्रोडक्टिव स्किल होता है। वहीं रिसेप्टिव स्किल की बात की जाए तो पैसिव होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। जैसे आपके स्कूल का टेक्स्ट बुक है, आप उसको पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो आप अपने से खुद कुछ नहीं उसमें आपने लिखा है, आप लिखी हुई चीज को पढ़ रहे हैं, किताब है, मैगजीन है, कॉमिक्स है, बुक्स है, चुटकुला बुक है या स्टोरी बुक है, आप उसे पढ़ रहे हैं, तो पैसिव है, आप यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं। रिसेप्टिव मतलब ग्रहण कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपका रिसेप्टिव स्किल होगा, जो कि रीडिंग होता है। और लिसनिंग होता है जब क्लास में आपको पढ़ाया जाता है या मैं ही आपको अगर पढ़ा रही हूँ, अभी आप सुन रहे हैं, तो आप पैसिव हैं, यहाँ पर आप सिर्फ ग्रहण कर रहे हैं, मैं क्या कह रही हूँ उसको आप ग्रहण कर रहे हैं। और ये जो लिसनिंग होती है वो सिमेंटिक होती है, मीनिंगफुल होती है। ठीक, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके अंतर्गत रीडिंग और राइटिंग जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रीडिंग क्या होता है, फोनेटिक होता है, कम ग्राफिक होता है, मतलब लिखित रूप से जो होता है वो ग्राफिक होता है। फोनेटिक यानी साउंड, जब आप रीड करते हैं साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और क्या करते हैं लिखा हुआ फॉर्म को पढ़ते हैं तो वो ग्राफिकली होता है। ठीक है, इमेज हो, सिंबल हो, कुछ भी हो, वो ग्राफिक होता है। तो रीडिंग के टाइप्स यहाँ पर बोला गया है कि टाइप्स ऑफ रीडिंग, तो साइलेंट रीडिंग होता है जब आप मन में पढ़ते हैं, जैसे जो बड़े बच्चे करते हैं। अलाउड रीडिंग छोटे बच्चे जिन्हें आप बोल बोल के पढ़वाते हैं वो रीड करते हैं, है ना, जैसे बच्चों को बोल दिया कि आके सामने खड़े होकर टेबल बोलो, तो अलाउड रीडिंग हो गया। साइलेंट रीडिंग बड़े बच्चे करते हैं। इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है, जब आप बहुत गहन और बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड हो के आप पढ़ते हैं किसी चीज को, जैसे अभी आप पढ़ेंगे सीटेट के लिए, तो आप इंटेंसिव रीडिंग कर रहे हैं। क्यों? या फिर आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा सीटेट का, तो आप इंटेंसिव रीडिंग करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, गहन एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर गहन अध्ययन करेंगे, ताकि आप सही सही क्वेश्चन को पढ़ के सही आंसर दे पाए, तो ये आपका इंटेंसिव रीडिंग है। एक्सटेंसिव रीडिंग होता है आपके प्लेजर के लिए, जैसे कि आप बुक पढ़ रहे हैं, नॉवल पढ़ रहे हैं, स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं, कॉमिक पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, तो आप अपने एंजॉयमेंट और प्लेजर के लिए पढ़ रहे हैं, ये एक्सटेंसिव रीडिंग होता है। इसी के अंतर्गत टेक्निक या स्ट्रेटेजी आती है रीडिंग स्किल की। तो स्कीमिंग और स्कैनिंग की बात की जाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कीमिंग यानी कि आप जिस्ट लेते हैं, पूरा पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन आप जिस्ट लेंगे कि क्या पूछा गया है। जैसे कि पैराग्राफ की बात की जाए, अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप एग्जाम में देंगे तो पहले आप उसको पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें क्या बोला गया है उसको आप जानेंगे, उसका जनरल आइडिया लेंगे, है ना, तो वो स्कीमिंग होता है। स्कैनिंग की बात की जाए तो क्वेश्चन जो पूछा, उसके बाद उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो उस क्वेश्चन का आंसर जब आप फाइंड आउट करेंगे तो स्कैन करेंगे उस पैराग्राफ को, ना कि स्कीम करेंगे। पहले जब आप पढ़ेंगे तो स्कीम करेंगे कि किस बारे में बोला गया है, ये जनरल आइडिया लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन का आंसर जब आप करेंगे तो सिर्फ वही पैराग्राफ देखेंगे जहां पे उस क्वेश्चन का आंसर है, तो आप क्या करेंगे, बाकी चीजों को छोड़ देंगे और जो मेन चीज पूछा गया है, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, उसे आप देखेंगे, वो स्कैनिंग हो जाता है। प्रीव्यूइंग यानी कि
रीडिंग करने से पहले आप देखते हैं, है ना, रीडिंग बिफोर रीडिंग, है ना। फिर प्रेडिक्टिंग यानी किसी चीज का अनुमान लगाते हैं। स्क्रिबलिंग यानी कि बच्चे जो हैं जब छोटे होते हैं, बिल्कुल प्री स्कॉलर होते हैं, तो वो इस तरह से कुछ कुछ करते रहते हैं, है ना, अपने पूरी तरह से लिखना नहीं सीखे रहते हैं, तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं पेंसिल या फिर जो भी चीजें हैं उससे, तो उसे स्क्रिबिंग कहते हैं, जो इनिशियल स्टेज में होता है, ठीक। और राइटिंग की बात की जाए तो प्रोडक्टिव स्किल होता है, मैंने पहले भी बोला है, क्योंकि आप एक्टिव होते हैं, जो कुछ भी लिखते हैं, अपने थॉट, अपने आइडियाज को व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पे आप प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, जो कि इसकी मैं क्लास नहीं ले पाई थी क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा समय का अभाव हो गया था, तो आज मैं आपको थोड़ा इसको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। मेथड्स जो होते हैं टीचिंग इंग्लिश के, मतलब जब आप अंग्रेजी लैंग्वेज को पढ़ाते हैं तो क्या क्या मेथड होते हैं, तो ये होता है सबसे पहले GTM यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जो कि ओल्डेस्ट मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। इसी को ही क्या कहा जाता है, ओल्डेस्ट मेथड या क्लासिकल मेथड, ठीक। याद रखेंगे ओल्डेस्ट मेथड क्या है या ट्रांसलेशन मेथड क्या है। तो GTM यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर यानी कि इसमें मदर टंग का इस्तेमाल करते हुए, मतलब कि टीचर क्या करती है, मदर टंग का इस्तेमाल करते हुए अनुवाद करती है, ठीक है। अनुवाद पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, मीनिंग पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं दिया जाता है। इससे एक क्वेश्चन बना था जो मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रोनाउंसिएशन पे जिस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है या हल्का फुल्का ध्यान दिया जाता है, वो कौन सा मेथड है, तो वो GTM हमने देखा था, ग्रामर ट्रांसलेशन, क्योंकि इस पे आप मीनिंग पे, अनुवाद पे फोकस करते हैं, ना कि आप प्रोनाउंसिएशन पे, ठीक है। तो ये मेथड सिर्फ ग्रामर पे ही फोकस किया जाता है या फिर आपके ट्रांसलेशन पे फोकस किया जाता है, अनुवाद पे फोकस किया जाता है, तो इतना इफेक्टिव नहीं माना गया, तो फिर डायरेक्ट मेथड लाया गया। अब डायरेक्ट मेथड क्या होता है, टारगेट लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश मेथड है, जैसे कि इंग्लिश में ही बात करनी है, इंग्लिश का ही इस्तेमाल करना है, मतलब टीचर टोटली, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज वाली टीचर टोटली इंग्लिश का ही इस्तेमाल कर रही है, बोलने में भी और बच्चों से भी इंग्लिश में ही बुलवा रही है, बिल्कुल भी मदर टंग का इस्तेमाल नहीं कर रही है, उसे हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। अब ये मेथड भी इतना क्या सक्सेस नहीं रहा GTM की तरह, क्योंकि GTM में तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन वगैरह पे फोकस नहीं किया जाता था, सिर्फ मदर टंग से अनुवाद पे ध्यान दिया जाता था, ट्रांसलेशन पे। तो उसको रिप्लेस करने के लिए ये मेथड आया, डायरेक्ट मेथड। ये भी इतना यूजफुल नहीं रहा क्योंकि रिसोर्सेस इसमें ज़्यादा लगते, टीचर बहुत प्रोफिशिएंट होना चाहिए, बहुत अच्छे उसके प्रोनाउंसिएशन, उसको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ये चीज़ भी इतना पॉसिबल नहीं हो पाया, तो ये भी सक्सेसफुल नहीं रहा। अब इसलिए बाइलिंगुअल मेथड का इस्तेमाल किया गया कि टीचर क्या करेगी, इंग्लिश में बोलेगी, फिर हिंदी में मदर टंग में समझाएगी, जो बच्चों का मदर टंग है वो। मदर टंग का इस्तेमाल यहाँ पे बच्चे नहीं कर सकते, वो सिर्फ टारगेट लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन टीचर यहाँ पर समझाने के लिए, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए यहाँ पर मदर टंग का इस्तेमाल करेगी सिर्फ टीचर। तो ये बाइलिंगुअल मेथड कहा गया, ठीक। उसके बाद डॉक्टर वेस्ट मेथड, जो माइकल वेस्ट के द्वारा दी गई, उन्होंने ये मेथड लाया। उन्होंने डायरेक्ट मेथड को, जो कि टोटली इमर्जन मेथड होता है, इंग्लिश में ही बोलना है, इंग्लिश में ही बात करना है, इंग्लिश में ही समझाना है, मदर टंग का इस्तेमाल नहीं करना है, इसको इन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज किया कि ये मेथड इतना अच्छा नहीं है। इन्होंने, इनका जो डॉक्टर वेस्ट मेथड है, इन्होंने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को थोड़ा सा सपोर्ट किया कि मदर टंग में समझाते हुए बच्चों को टारगेट लैंग्वेज सिखाना चाहिए। और इनका जो एक और इंपॉर्टेंट चीज था वो रीडिंग पे फोकस करना, मतलब बहुत ज्यादा रीडिंग पे फोकस देना था, ठीक है, रीडिंग करवाना, बच्चों को रीडिंग पे फोकस देना, ये इनका मेथड का मेन उद्देश्य था, डॉक्टर वेस्ट मेथड। उसके बाद ऑडियो लिंगुअल मेथड, यानी कि सुन के जो भाषा को कहना, सुन के, मतलब कि बहुत ज़्यादा ड्रिल और रिपीटेशन, ओरल ड्रिल और प्रैक्टिस की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सिर्फ ड्रिल और प्रैक्टिस की मदद से ही इस भाषा को सिखाते थे, तो इसमें क्या है, इसमें लिमिटेशन आ जाती थी। ड्रिल और प्रैक्टिस से आप कितनी ही चीज़ों को सीख पाएंगे, तो ये मेथड भी इतना अच्छा नहीं माना गया। उसके बाद आया कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, ये सबसे बेस्ट होता है आज की डेट में। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मतलब कि बच्चों को उनके मतलब इंटरैक्टिव वे पे सिखाना, कम्युनिकेट करके, सिचुएशनल अप्रोच जो देते हैं उस तरीके से, कम्युनिकेशन के माध्यम से बच्चों को जब लैंग्वेज टीचिंग कराई जाती है और उन्हें सिखाया जाता है, ये होता है सबसे बेस्ट मेथड, कम्युनिकेटिव टीचिंग लैंग्वेज टीचिंग मेथड। तो ये सबसे बेस्ट माना गया है, ओके। इसके बाद देखते हैं हम
CCE यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जो कि साल भर किया जाता है बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए। होलिस्टिक जो डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का, ओवरऑल एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट या होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है, इसीलिए पूरा थ्रू आउट द एकेडमिक सेशन होता है। अब देखिए CCE की बात की जाए ना तो स्कॉलेस्टिक और को स्कॉलेस्टिक है ना, स्कॉलेस्टिक या को स्कॉलेस्टिक पे पूरा फोकस किया जाता है, मतलब कि एकेडमिक भी है नॉन एकेडमिक भी है। एक्स्ट्रा करिकुलर में वो क्या क्या अच्छा कर रहे हैं, किसमें वो अच्छे हैं, खेल कूद, कल्चरल या फिर स्पोर्ट्स, ये सब पे ध्यान दिया जाता है और सर्वांगीण विकास पे पूरा फोकस होता है बच्चे के। ओवरऑल एस्पेक्ट जो होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट, उस पे फोकस किया जाता है, इसीलिए इसे कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहा जाता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जिसे हम कहते हैं, क्योंकि लगातार, सतत यानी लगातार पूरे साल भर क्लासरूम टीचिंग के दौरान होगा। उसके अलावा व्यापक यानी कि सिर्फ एकेडमिक मतलब पढ़ाई से रिलेटेड ही नहीं है, को स्कॉलेस्टिक को एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी, आजकल देखते हैं बच्चों का कितना कुछ एक्टिविटी होता है, मंथ में 2 से 3 बार उनको एक्टिविटी, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट ये सब कराया जाता है, रेसिटेशन है, स्पीच है, डांस है, म्यूजिक है और कल्चरल जो भी प्रोग्राम होता है, स्पोर्ट्स का अलग रखा जाता है, ये सब कुछ ये को स्कॉलेस्टिक के अंतर्गत आ जाता है, तो इस पे पूरा फोकस किया जाता है। अब देखिए इसके अंतर्गत 2 इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, जब टीचर ने आज एक क्लास पढ़ाई, एक टॉपिक पढ़ाई, टॉपिक खत्म होने के बाद बच्चों को तुरंत क्वेश्चन पूछा। अब यहाँ पे बच्चों को कितना समझ में आया वो जवाब देने फीडबैक के ऊपर पता चलता है, तो यहाँ पर टीचर देखेगी कि बच्चों को कितना समझ आया नहीं आया, इससे उनको पता चलेगा, तो यहाँ पे फीडबैक देंगी और बच्चों को फिर से समझाएंगी जहाँ पे जिन बच्चों को समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे रेमेडियल टीचिंग का भी स्कोप होता है, इंप्रूवमेंट का स्कोप होता है, क्योंकि फीडबैक होता है, क्योंकि टीचर ने अगर समझाया और बच्चों को उसके बाद क्वेश्चन पूछा, बच्चे जवाब नहीं दे पाए, तो टीचर उन्हें देखेगी और अलग तरीके से समझाने की कोशिश करेगी, तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट के स्कोप होते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट है आपका, जैसे एक टॉपिक पढ़ा लिया, कल टेस्ट ले लिया, या फिर वीकली टेस्ट होता है या मंथली टेस्ट लिया जाता है, ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। वहीं समेटिव असेसमेंट की बात की जाती है तो सेशन के एंड में, मतलब कि अगर एक साल में 2 एग्जाम हो रहे हैं, 2 टर्म एग्जाम हो रहे हैं, तो सेशन जो मतलब टर्म 1 के एंड में जो टेस्ट या एग्जाम लिया जाएगा वो आपका समेटिव असेसमेंट होता है। यहाँ पर फीडबैक या फिर इंप्रूवमेंट का कोई स्कोप नहीं होता, ये रिजल्ट को बताता है डायरेक्टली, जो रिपोर्ट होता है, रिजल्ट होता है कि बच्चे ने क्या अचीव किया, कितना अचीव किया, उसको बताता है। फीडबैक या इंप्रूवमेंट का कोई स्कोप नहीं होता। वहीं फॉर्मेटिव असेसमेंट में काफ़ी स्कोप होते हैं फीडबैक या इंप्रूवमेंट के, क्योंकि यहाँ पे टीचर देखती है, डायग्नोस करती है बच्चा कहाँ पे कम पढ़ रहा है, कहाँ पे उसे क्या चीज़ समझ नहीं आ रही, फिर रेमेडियल एक्शन लिया जाता है। रेमेडियल टीचिंग के द्वारा अलग अलग तरीके से उन्हें क्लास दी जाती है जहां पे वो इंप्रूव कर सके। तो यहाँ फॉर्मेटिव असेसमेंट में इंप्रूवमेंट का स्कोप होता है, फीडबैक होता है। समेटिव असेसमेंट डायरेक्ट रिजल्ट को बताता है, ठीक है, इसमें इंप्रूवमेंट या फीडबैक का कोई स्कोप नहीं होता। एंड एट द एंड ऑफ द टर्म होता है, ये ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग होता है। अब इसी के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, जहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, मतलब कि जब क्लासरूम टीचिंग के दौरान टीचर पढ़ाने के उपरांत टेस्ट ले रही है, वीकली टेस्ट ले रही है, या फिर एक सेशन के बाद क्वेश्चन आंसर पूछ रही है, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, ठीक है। तो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, कितना लर्न किया उसका असेसमेंट कर रही है टीचिंग लर्निंग के दौरान, तो ये फॉर्मेटिव होता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग मतलब लर्निंग कितनी हो चुकी है उसका असेसमेंट किया जाता है, तो वो एंड में होगा, तो वो समेटिव होता है, जो कि एंड में किया जाता है कि लर्निंग की कितनी असेसमेंट हुई है, यहाँ पे इसलिए इसे समेटिव बोला जाता है, एंड में होता है। असेसमेंट एज लर्निंग होता है, वो पेयर या सेल्फ असेसमेंट होता है, जब बच्चों को ही खुद ग्रुप बना दिया जाता है, बोलता है एक दूसरे से पूछो, ये क्वेश्चन पूछो एक दूसरे से और देखो, तो बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं, जानते हैं, जिसे आता है वो सुनते हैं, जिसे नहीं आता वो दूसरे से सीखते हैं, तो खुद को समझ भी आता है बच्चे को कि हमें और कितना सीखना है, हमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो जब पेयर या सेल्फ असेसमेंट की बात की जाए तो असेसमेंट एज लर्निंग होता है, ठीक है। फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूड करके हर तरह के जो बच्चे हैं, हर क्षेत्र, हर बैकग्राउंड से या फिर किसी भी तरह से बच्चे फिजिकली चैलेंज आ रहे हैं, मेंटली चैलेंज आ रहे हैं, किसी भी तरह से जो प्रॉब्लम के साथ बच्चे आ रहे हैं, उनको इंक्लूड करना है एवरेज बच्चे और नॉर्मल बच्चों के साथ। इसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं, मतलब सभी बच्चों का समावेश, चाहे वो बच्चा किसी भी तरह से
कोई भी बैकग्राउंड से आए, किसी भी तरह से कोई उसमें कमी हो, उन कमियों को हटाते हुए उन्हें एक साथ एक ही क्लासरूम में हर तरह के बच्चों को, हर बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड हो या सोशो कल्चरल बैकग्राउंड हो। देखिए, अब समावेशी शिक्षा की बात की जाएगी तो अलग अलग लैंग्वेज वाले, अलग अलग भाषाई बच्चे आएंगे जो कि अलग कल्चर से होंगे, अलग अलग सोशल बैकग्राउंड, मतलब कोई निचले स्तर का है, कोई मध्यम है, कोई ऊपर, तो ये सारे बच्चे उसमें इंक्लूड होंगे। अलग बुद्धि के लेवल जो होते हैं, है ना, कोई बच्चे बहुत अच्छा कर पाते हैं, कोई बच्चे कम अच्छा करते हैं, क्रिएटिव स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व होता है, क्रिएटिव चाइल्ड इसमें इन्वॉल्व होता है, या फिर अगर किसी तरह का फिजिकली चैलेंज बच्चा है ना, श्रवण बाधित हो या दृश्य बाधित बच्चा हो, या फिर मोटर जो उसका जो मोटर इम्पेयरमेंट है, चलने फिरने में उन्हें कोई परेशानी हो रही है, हर तरह के बच्चे एक ही कक्षा में जब पढ़ते हैं, टीचर के द्वारा शिक्षा दी जाती है, उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, जिसके अंतर्गत हर तरह के, हर बैकग्राउंड के और हर पृष्ठ से बच्चे जो आते हैं और उन्हें शिक्षा मिलती है, उसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत जैसे कि किसी भी तरह की जो डिसेबिलिटी है बच्चों में, वो हर डिसेबिलिटी के साथ बच्चा स्कूल में आएगा और नॉर्मल बच्चों के साथ बैठेगा और पढ़ेगा। टीचर का ये काम है कि उन बच्चों की नीड के हिसाब से, उनके नीड को कैटर करते हुए अपने टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल है उसका इस्तेमाल करे। अगर मान लीजिए इंक्लूसिव एजुकेशन हो रही है, इंक्लूसिव क्लास में अगर बच्चा दृष्टिबाधित है या श्रवण बाधित है, तो टीचर उसी के हिसाब से TLM मतलब कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल करेगी। अगर दृष्टिहीन वाले बच्चे हैं तो उनके लिए ब्रेल का इस्तेमाल होगा, और अगर श्रवण बाधित है तो उन्हें एक्शन साइन के साथ वो किया जाएगा, ठीक है, समझाया जाएगा। ठीक उसी तरह फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं तो उनके लिए वैम्प या रेल वगैरह का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, ये इस तरह का जो इंक्लूजन होता है बच्चों को शिक्षा देने में, इसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं। अब इसी के अंतर्गत ना लर्निंग डिसेबिलिटीज आती हैं, अधिगम विकार या अधिगम अक्षमताएं, जो कि जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। तो क्या होते हैं ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो लर्निंग जो डिसेबिलिटी होती है, मतलब कि बच्चों को पढ़ने के दौरान क्या क्या डिसेबिलिटीज या चैलेंज का सामना करना पड़ता है और क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, वो हम देखेंगे। पहला है डिसलेक्सिया, दूसरा डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्प्रेक्सिया और डिस्फेजिया। अब देखिए, डिसलेक्सिया क्या होता है? जब बच्चे को पढ़ने में कोई परेशानी होती है, मतलब कि वो 100 को वॉस पढ़ रहा है तो इसे पढ़ने में परेशानी हो रही है। रीडिंग में जब परेशानी होती है, तो रीडिंग में बच्चे को परेशानी होती है, वो होता है डिसलेक्सिया। ठीक है, जैसे स्पेसिफिक है, ये पैसिफिक को वो स्पेसिफिक पढ़ रही है, तो ये उसे पढ़ने में परेशानी हो रही है, डिसलेक्सिया कहते हैं। डिस्ग्राफिया यानी हैंडराइटिंग बच्चे की गंदी है, ठीक से पेंसिल नहीं पकड़ पा रहा है, बहुत ही ज़्यादा उसे फाइन मोटर स्किल में परेशानी हो रही है, और उसका जो राइटिंग वगैरह है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है, लिख नहीं पा रहा है, उसे हम डिस्ग्राफिया कहते हैं, क्योंकि ग्राफ यानी राइटिंग होता है और DYS का मतलब सही नहीं होता जो, ठीक है, परेशानी होती है, डिसफंक्शन जैसे बोलते हैं ना, उसी तरह से। तो लिखित परेशानी जो होती है उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। पढ़ने में जो परेशानी होती है, लेक्सिया यानी पढ़ना, ठीक है, लेक्सिकल यानी मीनिंग होता है ना, अर्थपूर्ण हम पढ़े हैं, है ना, तो जो पढ़ने में जो परेशानी होती है वो डिसलेक्सिया होती है। लिखने में जो परेशानी होती है डिस्ग्राफिया होती है। डिसकैल्कुलिया से आप समझ सकते हैं कैलकुलेशन में मिस्टेक होता है। मैथमेटिक्स में बच्चे अगर बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, उन्हें कैलकुलेशन में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, उसे डिसकैल्कुलिया कहते हैं। डिस्प्रेक्सिया यानी कि जो मोटर स्किल जो होती है ना, उनकी फाइन मोटर स्किल यानी कि किसी चीज़ को पकड़ने में या फिर चलने वगैरह में जो उनकी जो ग्रॉस मोटर स्किल या फाइन मोटर स्किल की बात की जाए, उसमें परेशानी है और वो फंक्शन ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो उसे डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। फिर डिस्फेजिया की बात आए तो बोलने में, स्पीच में अगर जब बच्चे को परेशानी होती है, वो ठीक से नहीं बोल पा रहा है ना, स्टमरिंग कर रहा है, लड़खड़ा रहा है, हकला रहा है, या ठीक से बोल ही नहीं पा रहा है, तो ये क्या होता है, तुतला रहा है, तो ये डिस्फेजिया होता है। स्पीच में जब परेशानी आती है तो इसे डिस्फेजिया कहते हैं। डिस्प्रेक्सिया यानी कि मोटर स्किल में, चाहे वो फाइन मोटर स्किल हो, ग्रॉस मोटर स्किल हो, उसमें परेशानी होती है, उसे डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। डिस्कैल्कुलिया यानी कैलकुलेशन वगैरह मैथमेटिक्स परफॉर्मेंस में परेशानी होती है, डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। डिस्ग्राफिया यानी लिखने में परेशानी होती है, और डिसलेक्सिया जो होती है वो पढ़ने में परेशानी होती है, उसे हम कहते हैं। ठीक है,
तो ये आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, हमने देखा कि समावेशी शिक्षा में हम हर तरह के फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं या मेंटली रिटार्डेड या चैलेंज बच्चे हैं या किसी भी तरह के बच्चे हैं, सोशल बैकग्राउंड उनका अलग है, किसी भी पृष्ठभूमि से आ रहे हैं या कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, उनकी भाषा अलग है, अलग अलग जगह से आ रहे हैं, क्रिएटिव चाइल्ड है, नॉन क्रिएटिव चाइल्ड है, हर तरह के जो बच्चे हैं उनको हम पढ़ा रहे हैं, वो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है। अब इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि है डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है और कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है, ये हम आज बात करेंगे। डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि अगर एक बच्चा एक प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशन निकाल रहा है, मतलब कि एक अगर उसको प्रॉब्लम दे दिया जाए, उसके कई तरह के वो 6 से 7 या कई आइडियाज़ निकाल पा रहा है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, उसे हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। ये क्रिएटिव जो बच्चे होते हैं ना, क्रिएटिव चाइल्ड, उनके अंतर्गत ये स्पेशलिटी होती है, ये फीचर होता है। जो रचनात्मक जो बच्चे होते हैं, रचनात्मक बालक होते हैं, उनके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, एक अगर कोई समस्या उसके कई तरह के समाधान वो दे पाते हैं। वही कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात की जाए ना, तो एक प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन देना, जिसके अंतर्गत क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी होता है ना, यस और नो वाले क्वेश्चन होते हैं, ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन होते हैं या फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग वही होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा सोच नहीं पाता है, अगर जो पूछा जाता है यस और नो में जवाब दे पा रहा है, और हाँ या ना कह रहा है, ये ट्रू और फॉल्स कह रहा है, तो ये कन्वर्जेंट थिंकिंग वाली बात होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग स्पेशली क्रिएटिव चाइल्ड में होता है, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है, ये आपके इंक्लूसिव एजुकेशन में उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपका लेक्सिकल क्या होता है। तो लेक्सिकल जो वर्ड होता है वो कंटेंट वर्ड होता है, ठीक है। कंटेंट वर्ड क्या होते हैं, जिसकी मीनिंग होते हैं। लेक्सिकल वर्ड को ही कंटेंट वर्ड कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सब आपके लेक्सिकल वर्ड हैं, इनकी अपनी एक मीनिंग होती है, ठीक। प्रैग्मेटिक्स किसे कहते हैं, जैसे जो सिचुएशन है उसके हिसाब से, संदर्भ के हिसाब से आप भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप अपने मम्मी पापा से बात करते हैं तो अलग आपका बोलने का, बात करने का तरीका अलग होता है। आप अपने भाई बहन से जब बात करते हैं तो जैसा आप अपने मम्मी पापा से बात कर रहे हैं वैसे नहीं करेंगे। अपने भाई बहन से जब आप बात करते हैं तो आपका बात करने का तरीका अलग होता है। आप अपने टीचर से बात करते हैं तो आपका बात करने का तरीका अलग हो जाता है। तो जैसे जैसे सिचुएशन आती, कॉन्टेक्स्ट होता है, संदर्भ आता है, आपकी जो भाषा का इस्तेमाल वैसा हो जाता है, वो प्रैग्मेटिक्स कहते हैं, ठीक है। सीमेंटिक यानी कि मीनिंगफुल। सीमेंटिक जो है अर्थ जो पूर्ण होता है, मीनिंगफुल होता है, उससे रिलेट करता है, मतलब किसी भी भाषा में मीनिंग आप जानते हैं उसके वर्ड वगैरह का, वो आपका होता है सीमेंटिक, ठीक है। इसके बाद होता है आपका फोनेटिक्स या फोनोलॉजी, है ना। फोनोलॉजी मतलब साउंड से रिलेट करता हुआ, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या उसकी संरचना होती है, कैसे सिस्टमेटिक वे पे आप जब साउंड के बारे में पढ़ते हैं, वो फोनोलॉजी होता है, उसी के अंतर्गत आता है आपका फोनेटिक्स, ठीक है, या फोनीम। फोनेटिक्स यानी कि होता है साउंड, और फोनीम होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई। फोनीम होता है साउंड की सबसे छोटी इकाई। सॉरी, बोलने में भाषा मैंने कह दिया था। साउंड की सबसे छोटी इकाई है ना, अ, ई, उ, ए, ये जो साउंड है सबसे छोटी इकाई है, इससे छोटा आप उसे नहीं तोड़ सकते, ये आपका फोनीम होता है। जैसे कि वॉवल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है, जो भी साउंड है, अ, ए, ई, आई, ओ, यू, है ना, इससे छोटा आप इसे नहीं कर सकते। तो ये सबसे छोटी इकाई होती है, वो फोनीम होता है। फोनेटिक जो होता है वो साउंड होता है। फोनोलॉजी इन्हीं साउंड और उसकी जो सिस्टमेटिक वे पे स्टडी करते हैं वो फोनोलॉजी होता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी यानी कि जब राइटिंग जो होता है, राइटिंग से रिलेटेड मॉर्फोलॉजी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी जब आप राइटिंग से रिलेट जो भी चीज़ें, मतलब शब्द कैसे फॉर्म होते हैं, सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है, उसके अंतर्गत सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर, ग्रामर का इस्तेमाल कैसे होता है, उसे आप सीखते हैं, वो मॉर्फोलॉजी होता है। इसी के अंतर्गत आता है मॉर्फीम। मॉर्फीम जो होता है वो सबसे छोटी इकाई होती है जब आप लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं जब आप, तो सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, वो आपका मॉर्फीम होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच मैंने आपको बताया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत आपने देखा सिमिली, मेटाफर। तो सिमिली, मेटाफर, उपमा अलंकार होता है। सिमिली में एज और
एज और लाइक का इस्तेमाल करते हुए आप दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो वो सिमिली होता है, जैसे कि शी इज एज ब्यूटीफुल एज फ्लावर, है ना। तो एज का इस्तेमाल किया, शी इज लाइक कॉटन बर्ड, है ना, तो लाइक का इस्तेमाल किया और आप कंपेयर करें दो ऑब्जेक्ट को, तो ये सिमिली होता है। मेटाफर भी आप कंपेयर करते हैं लेकिन एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं करते, जैसे शी इज अ लॉयन ऑफ ही वॉज अ लॉयन इन फाइट, मतलब वह शेर था, फाइट जब हो रही थी, लड़ाई हो रही थी, उसमें शेर था, मतलब उस एज या लाइक का इस्तेमाल नहीं किया, डायरेक्ट बोल दिया, है ना, कि ही इज अ लायन एट फाइट, लड़ाई में वो लॉयन था, मतलब लॉयन की तरह उसने लड़ा। तो ये आपका सिमिली और मेटाफर होता है जब कंपैरिजन करते हैं, आप उपमा करते हैं, ठीक है, कंपेयर करते हैं। सिमिली में एज लाइक का इस्तेमाल करते हुए करते हैं, मेटाफर में आप डायरेक्टली बोल देते हैं। इसके बाद आता है आपका पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण, जिसे जैसे कि आप कोई नॉन लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को आप ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दे देते हैं, मानवीकरण कर देते हैं, वो पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे कि लीव्स ऑफ द ट्रीज आर सिंगिंग बोल दिया, तो ट्रीज जो है वो सिंगिंग नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दे दिया, लीव्स ऑफ द ट्रीज आर सिंगिंग, तो वो सिंग नहीं कर सकता ना, तो इसीलिए पर्सोनिफिकेशन कहा गया। ओनोमोटोपिया, ओनोमेटोपिया जो होता है वो साउंड को जो बताता है, जैसे कि टिक टिक द साउंड ऑफ क्लॉक, तो क्लॉक का साउंड ही टिक 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 साउंड करता है और आप टिक टिक का ही इस्तेमाल करके बता रहे हैं, तो ये ओनोमोटोपिया हो गया। द हनी बी इज बजिंग, बज बज, तो जब वो उड़ती हैं फड़फड़ करते हुए तो बज बज ही साउंड आता है, तो बिल्कुल रियल जो साउंड होता है उसका इस्तेमाल करते हुए आप बात करते हैं सेंटेंस में, वो ओनोमोटोपिया होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था ऑक्सीमोरोन, ठीक है, तो विरोधाभास जिसे कहते हैं। तो कोई भी जो सेंटेंस में दो शब्द आपस में एक दूसरे के बिल्कुल विरोधाभास हैं, जैसे कि लव हेट आ गया एक साथ, है ना, देयर रिलेशनशिप इज जस्ट लाइक लव हेट, ऐसा, तो लव एक साइड प्यार बोल रहा है, दूसरी तरफ नफरत बोल रहा है, तो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, विरोधाभास है, तो ये ऑक्सीमोरोन हो गए, ठीक है। फिर एलिट्रेशन की बात की जाए, अगर एलिट्रेशन जो होता है किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होना, ठीक है, बार बार, जैसे कि पीटर पाइपर पिक्ड अप पीकल, है ना, तो ये पी का साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, सेम साउंड, पीटर पाइपर पिक्ड अप पीकल पेपर, ठीक है, पेपर पीकल या पीकल पेपर, ठीक है, तो यहाँ पी का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक उसी तरह हिंदी में बात करूँ तो रघुपति राघव राजा राम, तो आर 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 कॉन्सोनेंट का साउंड हो रहा है, तो ये आपका एलिट्रेशन होता है। और क्या बच गया, और एक बच गया आपका जो इम्पोर्टेंट है सीटेट के पर्सपेक्टिव से, वो है संबोधन वाचक वाला जो है आपका अपोस्ट्रोफ। अपोस्ट्रोफ जो जब आप संबोधन करते हैं, ठीक है, जैसे कि ओ रिवर, ओ गॉड, या फिर ओ डेथ, ओ करके आप संबोधन कर रहे हैं, ये आपका अपोस्ट्रोफ होता है, ठीक है, और हमेशा उसके सामने एक्सक्लेमेशन का साइन होता है, ये एक्सक्लेमेटरी है, ठीक है, तो ये आपका फिगर ऑफ स्पीच हो गया। नेक्स्ट क्लास देख लेते हैं, टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है आपका, कुछ बच्चे जो कह रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, ग्रामर में जब आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, कोई भी सेंटेंस है, जैसे कि नाउन प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, डिटरमिनर, और है आपका इंटरजेक्शन, ठीक है, इंटरजेक्शन, ये क्या है, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जहां शायद 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउन किसी वस्तु, प्लेस, स्थान, ये सबको बोला जाता है, नीता गीता सीता, या फिर कंट्री का नाम है या सिटी का नाम है, ठीक है, या फिर डॉग एनिमल वगैरह का नाम है, कोई भी नाम वाली वस्तु होते हैं उसे हम नाउन कहते हैं। प्रोनाउन, नाउन को बार बार रिपीट ना करने के लिए रिप्लेस किया जाता है, जैसे नीता 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 बार बार ना कह के हम शी का इस्तेमाल करें, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन। ही शी ये सब प्रोनाउन हो गया। दे, इट ये प्रोनाउन है। वर्ब आपको पता है क्रिया होती है ना, ईट, डांस, सिंग, राइट, है ना, ये सब आपका वर्ब है। एडवर्ब यानी कि एडजेक्टिव की क्वालिटी को बताता है, ठीक है, जैसे कि क्विकली कैसे जा रहा है, फास्ट जा रहा है, क्विक आपका एडजेक्टिव हो गया, लेकिन उसमें एल वाई लग गया, जो भी वर्ड में ज्यादातर एल वाई रहता है वो आपका एडवर्ब होता है। तो
क्विक तो एडजेक्टिव है, लेकिन कैसे, तो एकदम क्विकली, है ना। तो वर्ब को भी वो क्या करता है, क्वालिफाई करता है, एडवर्ब और एडजेक्टिव। एडवर्ब जो है आपका वर्ब और एडजेक्टिव दोनों को ही उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। वर्ब और एडजेक्टिव की जब एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है, शी रन्स सो फास्ट, ठीक है, शी रन्स सो फास्ट या वेरी फास्ट बोल सकते हैं। तो वेरी यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि ये रन बता रहा है कि वो कैसे दौड़ती है और किस तरह से दौड़ती है। फास्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है, रन यहाँ पे वर्ब है, और वेरी क्या है, एडवर्ब है। ये दोनों को ही क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये एडजेक्टिव को बता रहा है कि वेरी फास्ट, फास्ट तो है लेकिन कैसा है, वेरी फास्ट, तो ये एडवर्ब हो गया। अब कंजंक्शन की बात, एडजेक्टिव विशेषण होता है, जैसे कि शी वेयर रेड ड्रेस, तो रेड यहाँ पे कैसी ड्रेस पहनी उसने, रेड, तो रेड उसकी क्वालिटी है। आई हैव ब्लू पेन, ब्लू यानी कि उसकी क्वालिटी बता रहा है, विशेषण बता रहा है कि कौन से कलर की पेन है, ठीक है। शी इज वेरी गुड एट मैथमेटिक्स, तो वो मैथ्स में कैसी है, बहुत अच्छी है, तो क्वालिटी बता रहा है, वेरी गुड। तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। आर्टिकल यानी कि ए एन द जहां पे इस्तेमाल होता है वो आर्टिकल होता है, ठीक है। डिटर्मिनर यानी कि हाउ, व्हेन, हाउ मच, ठीक है, मच, मोर, ये सब डिटर्मिनर होते हैं। लिटिल, फ्यू, ये सब आपके डिटर्मिनर्स होते हैं। इंटरजेक्शन एक्सक्लेमेशन वाले होते हैं। अलास शी डेड या ही डेड। हुर्रे वी वोन द मैच, है ना, हुर्रे बोल रहे हैं, यहाँ पे इंटरजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो एक्सक्लेमेशन होता है, जैसे कि हुर्रे, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन, वी वोन द मैच। अलास शी डेड, है ना। ब्रेवो यू डिड वेल, ब्रेवो यू वोन मैच, मतलब ब्रावो क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा अपनी जो खुशी वाली फीलिंग है या सरप्राइज वाली फीलिंग है उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं एक्सक्लेमेशन के साथ। तो यू वॉन मैच, मतलब तुम मैच जीत गए, तो अपनी खुशी को व्यक्त कर रहा है। तो इस तरह से एक्सक्लेमेशन साइन के साथ स्ट्रॉन्ग जो फीलिंग को आप व्यक्त करते हैं वो इंटरजेक्शन होता है। डिटर्मिनर हाउ मच, मोर, मैनी, ये सब जो होता है, फ्यू, वेरी या लिटिल, इस तरह के जो होते हैं वो डिटरमाइनर होते हैं। आर्टिकल जो होते हैं ए एंड द होता है। एडजेक्टिव जो होता है आपका विशेषण होता है, जैसे ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, क्लेवर, है ना, ऑनेस्ट, ये सब एडजेक्टिव होता है। नाउन जो होता है आपका प्लेस, पर्सन, थिंग को बताता है, और उसी नाउन की रिपीटेशन को हटाने के लिए आप प्रनाउन का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब यानी क्रिया होती है, किसी भी तरह का एक्शन होता है वर्ड में, वो आपका क्रिया है। एडवर्ब जो होता है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन बताता है वर्ब या एडजेक्टिव के बारे में, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो इस तरह से हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं जो आपके इंग्लिश पेडागोजी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, महत्वपूर्ण थे, जिसका आपने जिस्ट लिया है, और एग्जाम से पहले आप इसे जिस्ट लेते हुए पढ़िए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको पढ़ाया है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट, और एग्जाम आप बहुत अच्छा करके आएंगे और अच्छा स्कोर करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।